हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वुड का घोषणा पत्र वुड डिस्पैच 1854। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि वुड कौन थे, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या बातें कही थी और इसे वुड का घोषणा पत्र क्यों कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पे जानेंगे। गाइस, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। मेरा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वालों के लिए है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ कविता और आज हम पढ़ने वाले हैं वुड का घोषणा पत्र। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसे वुड का घोषणा पत्र क्यों कहा जाता है और वुड कौन थे। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि जब हमारे देश में, आप सभी को पता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ज़्यादातर कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी काम करती थी और उस समय हमारे देश की जो एजुकेशन कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसलिए एजुकेशन कंडीशन को ठीक करने के उद्देश्य से एक 1853 में एक कमेटी का गठन किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया जिसे हिंदी में बोला जाता है संसदीय समिति। ओके, इसका गठन किया गया और इसको बोला गया कि भाई इस चीज पे आप विचार करो। तो इस कमेटी ने क्या किया, इस जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था इस पे उसने विचार किया और विचार करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट को उसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस रिपोर्ट की घोषणा करी और इस घोषणा में आपको बताऊं कि इस घोषणा को वुड का घोषणा पत्र क्यों कहा गया। इसे वुड का घोषणा पत्र इसलिए कहा गया क्योंकि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे उस टाइम पे वो थे मिस्टर सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए इसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। ओके, ये थी मेन इंफॉर्मेशन कि इसे वुड का घोषणा पत्र क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि वुड के घोषणा पत्र में बातें की क्या कही थी। देखिए, जो वुड का घोषणा पत्र था इसमें शिक्षा नीति को या एजुकेशन पॉलिसी से इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, जो हमारे भारत की एजुकेशन पॉलिसी थी इसको एक नया रूप दिया गया था। एक काफी सारे इसमें चेंजमेंट किए गए थे और इसे और मतलब एक नया तरीके से इसे बनाया गया था। इसमें टोटल 100 एक्ट्स इसके अंदर जो थे वो शामिल किए गए थे। 100 एक्ट्स जिसमें सारी बातें कही गई थी। यहाँ पे हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। इसको हम शॉर्ट में समराइज करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं। गाइज, अब हम समझते हैं कि आखिर इन्होंने अपनी इस घोषणा पत्र में क्या बातें कही थी। देखिए, सबसे पहली जो बात इन्होंने कही थी वो कही थी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शैक्षिक प्रशासन के बारे में। इनका कहना ये था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है ये सरकार के हाथ में होना चाहिए। मतलब जो है सरकार पूरी तरीके से इसको देखे कि किस तरीके से आखिर हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन है वो कार्य करेगा। साथ ही साथ इसके लिए इन्होंने कहा था कि एक जन सेवा विभाग, लोक शिक्षा विभाग या कह सकते हैं जन शिक्षा विभाग या इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की जाए। इसकी इन्होंने डिमांड की थी और इनका कहना है कि हर एक स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो होना चाहिए, उसको स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हर एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर जो है वो भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। वो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, उनका कहना था कि डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर जो है ये हर एक स्टेट की एजुकेशन जो कंडीशन है उसको प्रोग्रेस करने का कार्य करेगा कि जिससे एजुकेशन जो कंडीशन है उसको ठीक कर सके, उसमें प्रोग्रेस हो सके। और साथ ही साथ इनको ये भी बोला गया इस घोषणा पत्र में कि जो इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया जाएगा ये इंस्ट्रक्टर साल के अंत में गवर्नमेंट को अपने स्टेट की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मतलब जो है वो प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि आखिर उसके स्टेट ने एक साल में कितनी प्रगति की, कितनी प्रोग्रेस की। ओके, ये हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कहा था। टोटल दो चीज़ें कि जो काम है वो सरकार के पास रहेगा, लोक सेवा विभाग की स्थापना की जाएगी और उसके में एक जन सेवा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतलब कि कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो खोला जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर जो है उसमें नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और रिपोर्ट वो देगा साल के अंत में। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इनका ये कहना था कि जो कंपनी को 1 लाख रुपए मिलते थे एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए पूरे देश में, तो उसके लिए उसने कहा कि इसमें कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं रखा जाएगा। बिना धार्मिक भेदभाव किए इस पैसे को हर एक जगह पे मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खर्च किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है आपका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक संगठन। देखिए, शैक्षिक संगठन के लिए इनका ये कहना था
कि जो एजुकेशन के लिए ऑर्गेनाइज जो किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने कहा कि एक इस तरह से संगठन बनाया जाए, एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में, या ये कह सकते हैं एक सीक्वेंस के रूप में एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए। सीक्वेंस का मतलब इनका यहाँ पे ये था कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को रखा जाए, फिर मिडिल एजुकेशन को रखा जाए, फिर उसके बाद आपकी हाई स्कूल आ जाए, और उसके बाद फिर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आए। मतलब कि 4 चरणों में या 4 स्टेजेस में एजुकेशन सिस्टम को रखा जाए। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट में आपकी आ गई प्राइमरी एजुकेशन, सेकंड में आ गई मिडिल एजुकेशन, थर्ड में आपकी आ गई हाई स्कूल, और फोर्थ में आपकी आ गई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इस तरह से इन्होंने रखने को इस चीज़ को बोला था। फोर्थ पॉइंट आता है एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर जो बोर्ड का ये घोषणा पत्र था, इसमें एजुकेशन का एम क्या रखा गया था, मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था कि शिक्षा क्यों दी जाए। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य ये निर्धारित किया गया कि शिक्षा इस तरह की दी जाए जिससे कि जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनका बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो इंडियंस का हो सके, इंडियंस का मॉरल डेवलपमेंट हो सके, मतलब कि नैतिक विकास हो सके, चारित्रिक विकास हो सके। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इंडियंस को आप इस तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जिससे कि वो मतलब कि उनका जो जीवन स्तर है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी ऊंचा उठ सके। ठीक है, साथ ही साथ वो चाहते थे कि मतलब जो वुड के घोषणा पत्र में जो चीज़ बोली गई थी कि इंडियंस को इस तरीके से तैयार करो कि वो कर्मचारी के रूप में, मतलब कि वर्कर्स के रूप में कंपनी में काम कर पाएँ, या उसके लिए वर्कर्स के तौर पे हम उन्हें तैयार कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इसमें शिक्षा के उद्देश्य में जोड़ी गई थी कि ये इनका शिक्षा का उद्देश्य था। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन का, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन्होंने क्या बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब कि शिक्षा का दायित्व, शिक्षा प्रोवाइड कराने का, ये दायित्व इन्होंने पूरी तरीके से सरकार पर छोड़ा था। इनका कहना था कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने देश की जनता को शिक्षित करें, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने गवर्नमेंट को उत्तरदायी बताया। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल कैरिकुलम। अब यहाँ पे बात आती है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम किस तरह से रखा जाए। तो वुड के घोषणा पत्र में ये बात बताई गई थी कि जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है इसमें इन्होंने 3 चीज़ें टोटल बताई थी एजुकेशनल कैरिकुलम में। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि सबसे पहले इनका कहना था कि जो इंडियंस को जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो जो इनकी हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेज है, जैसे अरबी, फारसी, इनमें मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएँ और इन सारी लैंग्वेजेस की जो एजुकेशन है वो इंडियंस को प्रोवाइड कराई जाए। इसी के साथ में दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रखा वो ये रखा कि बाकी सारी लैंग्वेजेस की तो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको इन्होंने मेन प्रायोरिटी पे रखा था। उन्होंने कहा था कि इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, और साथ ही साथ जो हमारा जो ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है या जो न्यू साइंस की बात करी जाए, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो उनका कहना था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और सब चीज़ों के लिए इंग्लिश सीखना लोगों का बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ अगर इंडियंस नहीं सीखेंगे तो उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इंडियंस का वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका कहना ये था कि अरबी, फारसी वगैरह सारी संस्कृत, सारी लैंग्वेजेस इनको ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके बारे में भी इंडियंस को बताया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि एजुकेशनल कैरिकुलम में उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे, तो तीसरा पॉइंट ये था कि धार्मिक तौर पे पूरी तरह से इनका कहना था कि छूट दी जाए। धर्म, जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है कर सकता है, लेकिन इसमें इनका ये एक चीज़ और भी कहनी थी कि आप किसी भी धर्म की शिक्षा स्कूल में प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन आपको हर एक स्कूल में बाइबल ग्रंथ को रखना इन्होंने कंपलसरी कर दिया था। इनका कहना था कि हर एक स्कूल बाइबल ग्रंथ जरूर रखेगा, जिससे ईसाई धर्म का और उसकी संस्कृति का के बारे में सभी लोग अच्छे से जान पाए, उनको उसका ज्ञान हो पाए। वोकेशनल एजुकेशन के लिए इसका कहना था, जिसे हिंदी में व्यावसायिक शिक्षा बोली जाती है, इसका कहना था कि सभी लोगों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, और साथ ही साथ जो शिक्षित लोग हैं और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको सरकार नौकरी भी देगी। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए उनका कहना था कि जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं वो खोली जाएंगी। और जो संस्थाएं खोली जाएंगी, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे, ये इंग्लैंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के तर्ज पे खोले जाएंगे। और साथ ही साथ इनका कहना था कि
यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड, टीचर्स को छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी के साथ इनका कहना था कि जो मुस्लिम एजुकेशन है, मुस्लिम एजुकेशन के लिए उन्होंने ये बात बोली कि मुस्लिम एजुकेशन के लिए लोगों को मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे, स्कूल्स खोले जाएंगे। साथ ही साथ एजुकेशन को लेने के लिए लोगों को मतलब हायर एजुकेशन को पाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वुमेन एजुकेशन के लिए इनका कहना था कि वुमेन्स के लिए आप मतलब वुमेन्स को एक तरह से कह सकते हैं कि वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए वुमेन्स स्कूल जो हैं इनको सहायता प्रदान की जाएगी, हेल्प दी जाएगी, और जो लोग वुमेन एजुकेशन को मतलब बढ़ावा देते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अरेंजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप में। तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप में इनका कहना था कि वुड के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि स्कॉलरशिप जो निर्धन लोग होते हैं, मतलब कि जो पुअर पीपल होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे योग्य हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बात कही गई थी कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो उसके लिए बोला गया कि हमारे भारत में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे खोली जाएंगी। इन यूनिवर्सिटीज़ से जो कॉलेजेस हैं उनको जोड़ा जाएगा और जो कॉलेज हैं, कॉलेज जो बच्चों के पास आउट होने के बाद जो रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो इसका कार्य कॉलेजेस को ना देकर के यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी कि बच्चों के पास होने के बाद जो उनका रिजल्ट जो प्रोवाइड कराने का काम है वो यूनिवर्सिटीज़ करेंगी। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे चांसलर, वाइस चांसलर, इन सभी को मिला के सीनेट तैयार किया जाएगा। सो ये सारी बातें वुड के घोषणा पत्र में कही गई थी। ये इतने ही पॉइंट थे जो वुड के घोषणा पत्र में बताए गए थे। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये कितना समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बीएड के असाइनमेंट्स अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे मेरे चैनल पे बीएड के असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं। आप चैनल पे विजिट करके बीएड के असाइनमेंट्स को देख सकते हो। सो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।